हम कमजोर नहीं हैं। मुकाबले के लिए असदुद्दीन ओवैसी कभी पीछे नहीं हटेगा। नरेंद्र मोदी मोहब्बत के दुश्मन है। ये मोदी यही चाहती है कि सिर्फ नफरत को यहां पर आम कर दिया जाए। अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। मोदी जी सरकार बनाएंगे तो उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा। उनको पार्लियामेंट में बैसाखियों के सहारे आना पड़ेगा और वो भी बड़ा अच्छा नजारा होगा देखने के लिए। लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रह गई बीजेपी को लेकर हैदराबादी भाईजान तंज तो खूब कस रहे हैं, लेकिन सवाल है कि पूरे चुनाव में भड़काऊ बयानबाजी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के हाथ क्या लगा। 2024 के चुनाव का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। हैदराबाद की आवाम ओवैसी को वोट देकर 5वीं बार संसद तो भेज रही है, लेकिन सवाल है कि 2024 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी की पतंग कटी या उड़ी, या फिर पतंग ने अपने धागे के मांझे से किसी और की डोर काट दी। मजहबी लाइन देन पर सियासत करने वाले ओवैसी को आखिर क्या हासिल हुआ, उसकी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कहां कहां ओवैसी को उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई और कहां कहां मजलिस के प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिला। लेकिन ओवरऑल ओवैसी की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो ओवैसी को इस चुनाव में 1/14 मार्क्स ही मिले। आखिर वो कैसे, तो इसे समझने के लिए देश के इस नक्शे पर एक नजर डाल लीजिए। महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर लड़ी, लेकिन नंबर आया 0। 1 लोकसभा सीट थी, उसे भी गंवा दिया। बिहार में 8 सीटों पर लड़े, लेकिन भाईजान की पतंग यहां उड़ी ही नहीं, यानी यहां भी भाईजान 0 रहे। हाँ, तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर ओवैसी की पतंग खूब ऊंची उड़ी, लेकिन देश भर में उनकी मजलिस यानी एमआईएम की डोर टूट गई। इसीलिए कहा जा रहा है कि हैदराबादी भाईजान को 1/14 मार्क्स ही मिल पाए। बस एक ही तकलीफ है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ नहीं होगा औरंगाबाद में, और हम उम्मीद कर रहे थे कि सीमांचल की लड़ाई को हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, मगर सीमांचल लड़ाई हमारी चलते रहेगी। हम देखेंगे क्या कमजोरी। ये वही ओवैसी है जो खुद को मुसलमानों का सच्चा रहनुमा साबित करने के लिए चुनावी रैलियों में तोड़ने और बांटने की कहानियां सुनाते रहे। कौम को झूठी एकजुटता की पट्टी पढ़ाना हो या फिर हिंदुस्तान में मस्जिदों को खत्म करने की साजिश का इशारा करना हो, सांप्रदायिकता की सीमाओं को लांघते हर शब्द ओवैसी की जुबान से निकलते रहे। आज आप देखते हैं कि कोई लफ्ज मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। लफ्ज मुसलमान जब आ जाता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज आप देखते हैं कि कोई लफ्ज मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ओवैसी हर चुनावी मंच से मुसलमान करते रहे। डर की सियासत करने और अपनी कौम के दिलो दिमाग में नफरत का जहर घोलने के लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर हमला बोलते रहे। बस ऐसा दिख रहा था कि इस देश में मोदी की नजर में सिर्फ मुसलमान ही वोट देने वाले हैं, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। हर भाषण में उन्होंने एक एक चुन के इस तरह की वाहियात बातें की, और तारीख उनके भाषण को हमेशा याद रखेगा। अवाम बेजार हो चुकी है, इनसे तंग आ चुके हैं। आप एक समुदाय को तो निशाने मलामत बना दिए, एक समुदाय को तो आप खतरा बता दिए देश के लिए। अने इतना ऐसा कैंपेन नरेंद्र मोदी चलाएंगे कोई नहीं सोचा था। असदुद्दीन ओवैसी जहां भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब करते हैं। हद तो ऐसी की खास समुदाय को खुश करने के लिए ओवैसी ने हर पैंतरा आजमाया। ये ओवैसी ही थे जो चुनाव प्रचार में काटो काटो कर रहे थे। बढ़ेगा खाएंगे। हैदराबाद के बाहर भी सियासी जमीन तलाशने के लिए ओवैसी नई नई थ्योरी करते रहे। ओवैसी इस मुगालते में थे कि मुसलमान उनकी आक्रामकता को पसंद करते हैं, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि हैदराबाद के बाहर ओवैसी का नफरती लाउडस्पीकर किसी काम का नहीं रहा। महाराष्ट्र में तो ओवैसी को सबसे बड़ा झटका लगा। ओवैसी की पार्टी को महाराष्ट्र में सिर्फ 0.61% वोट शेयर मिला।
यहाँ न सिर्फ एमआईएम नेता इम्तियाज जलील का दूसरी बार सांसद बनने का सपना टूट गया, बल्कि महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर लड़ी एमआईएम के 4 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। औरंगाबाद लोकसभा सीट पर इम्तियाज जलील 1,34,650 वोट के मार्जिन से चुनाव हार गए। इम्तियाज जलील ने 2019 में औरंगाबाद सीट से करीब 3,90,000 वोट लेकर शिवसेना को हराया था, लेकिन इस बार जनता ने नकार दिया। पुणे सीट पर एमआईएम के कैंडिडेट को सिर्फ 860 वोट मिले, यानी कि पतंग उड़ाने चले ओवैसी के उम्मीदवार की जमानत ही जब्त हो गई। मुंबई उत्तर मध्य में भी एमआईएम उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा सका, उसे सिर्फ 1531 वोट। महाराष्ट्र की भिवंडी सीट पर भी ओवैसी के उम्मीदवार का यही हाल रहा। एमआईएम प्रत्याशी को सिर्फ 1,741 वोट मिले और जमानत जब्त हो गई। उस्मानाबाद लोकसभा सीट पर भी ओवैसी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, उसे सिर्फ 2060 वोट ही मिल पाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि बस एक ही तकलीफ है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ नहीं होगा औरंगाबाद में। औरंगाबाद सीट को छोड़ दे तो महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी एमआईएम किसी भी लोकसभा सीट पर 1% वोट भी हासिल करने में नाकाम रहे। औरंगाबाद सीट पर पार्टी उम्मीदवार इम्तियाज जलील को 26.22% वोट मिले। मुंबई उत्तर मध्य सीट पर एमआईएम प्रत्याशी का वोट शेयर 0.17% रहा। भिवंडी सीट पर एमआईएम कैंडिडेट को 0.14% वोट ही मिले। पुणे में तो 0.08% वोट शेयर के साथ एमआईएम का सबसे घटिया प्रदर्शन रहा। वहीं उस्मानाबाद सीट पर हैदराबादी भाईजान के उम्मीदवार 0.16% वोट शेयर ही हासिल कर पाए। महाराष्ट्र में तो भड़काऊ भाईजान की पतंग ना तो उड़ पाई और ना ही उनकी पतंग अपने माझे से किसी और की डोर ही काट पाए। मजलिस के नाम पर मंच से नफरती बयानों को धार देने वाले ओवैसी चले तो थे सीधे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक देने के लिए। इसके लिए उन्होंने बाबरी ढांचे से लेकर मुसलमानों को विक्टिम बताने वाले नैरेटिव को अपना सियासी हथियार बनाया। अब आप ये तस्वुर करो कि पूरा वो अंधेरा है, फिरका परस्ती है, इखलाक, पीलू खान, बाबरी मस्जिद, ये जो तुम रोशनी जलाए हो, ये उम्मीद की रोशनी तुम आज जलाए हो। लेकिन जब नतीजे आए तो महाराष्ट्र से यूपी और बिहार तक पतंग पार्टी के सदर की उम्मीदों की रोशनी ही चली गई। जिस बिहार में भाईजान को गुमान था कि मजलिस वोटों का बंटवारा करके खेल बिगाड़ देगी, जिससे एनडीए विरोधी उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उसी बिहार की किशनगंज सीट को छोड़ दे तो ओवैसी की पार्टी कहीं भी अपनी छाप छोड़ती नजर नहीं आई। या यूं कहें कि ओवैसी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो आइए बिहार में ओवैसी के हाथ क्या लगा ये भी देख लेते हैं। किशनगंज में एमआईएम को 3,09,264 वोट मिले। वोट शेयर 26.87% रहा। 3 सीटों शिवहर, काराकाट और गोपालगंज में भाईजान की पार्टी को 1% से ज्यादा वोट मिले, जबकि महाराजगंज, पाटलिपुत्र, मधुबनी और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर तो भाईजान के उम्मीदवार 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाए। तो अब सवाल है कि जो ओवैसी, तेजस्वी और लालू परिवार को ललकार रहे थे, वो इतनी पतली हालत होने पर भी बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में कैसे ताल ठोकेंगे? लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश में तो भड़काऊ भाईजान की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी एमआईएम और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी समेत 4 पार्टियों ने अखिलेश के पीडीए के जवाब में पिछड़ा दलित मुस्लिम यानी पीडीएम गठबंधन बनाया था। पीडीएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें 1 सीट पर पीडीएम कैंडिडेट को 10,000 से ज्यादा वोट मिले, 3 सीटों पर 5,000 से ज्यादा वोट मिले। बाकी 14 सीटों पर पीडीएम उम्मीदवार 5,000 से भी कम वोट हासिल कर पाए। जब मुस्लिम वोट बैंक का फिक्स डिपॉजिट मजलिस के नाम नहीं हो पाया, तो हैदराबाद भाईजान अब सफाई देते फिर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। इसका तो भ्रम फैलाया गया था। एक बात तो साबित हो गई ना कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज कभी थी ना कभी रहेगी। ये एक मिथ क्रिएट किया गया था, ये एक मिथ है। ये कभी इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। ये खामखा ये लोग पुकारते थे और हमारी कम्युनिटी खुश होती थी। कभी था ही नहीं ना कभी रहेगा। एक मशहूर कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाती। वो कहावत एक तरह से हैदराबादी भाईजान पर सटीक बैठती है, जो चुनावों में मजलिस के बेहद खराब रिपोर्ट कार्ड के बाद भी पतंगबाजी से बाज नहीं आ रहे।
मेरे ख्याल से जो माहौल था देश में, बीजेपी को इतनी भी सीटें नहीं आनी चाहिए थी। उनको हम लोग, अगर ये लोग सही काम करते तो 150 में सिमट देते हैं लोगों को। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि इतना जबरदस्त माहौल था बीजेपी को हराने के लिए। अगर कोई ऐसा मौका आता है कि नॉन एनडीए और एक नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मौका मिल सकता है, तो हम यकीनन उनका साथ देंगे, क्योंकि ये फैसला मुल्क के और संविधान के मफाद में होगा। हैदराबाद लोकसभा सीट पर तो कांग्रेस के साइलेंट सपोर्ट से ओवैसी अपनी पतंग ऊंची उड़ाने में कामयाब रहे। 61.8% वोट शेयर और 3,38,087 वोटों के मार्जिन से ओवैसी तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर जीत तो जरूर गए, लेकिन हैदराबाद का चुनाव भी वहां की बिरयानी की तरह तीखा और मसालेदार नजर आया था। बीजेपी की तरफ से जो तरीक़ेकार अपनाया गया था कैंपेन का, वो बड़ा ही गलत था, वल्गर था, कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रहा था। चाहे वो प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा हो या मुकामी बीजेपी का रहा हो, उसको हैदराबाद की आवाम ने रिजेक्ट किया। मैं शुरू से कह रहा था कि ये कैंपेन नहीं चलेगा, क्योंकि अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर हैं और रहेंगे, मगर अगर आप शहर के अमन को बिगाड़ने के लिए और नफरत की दीवारों के इजाफा करेंगे तो आवाम उसको रिजेक्ट करी, और वही हुआ। भड़काऊ बयानबाजी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाले ओवैसी हैदराबाद तो जीत गए, लेकिन हैदराबाद के बाहर वो अपने ही सियासी मायाजाल में फंस गए। नफरती लाउडस्पीकर फुल वॉल्यूम में बजाने के बाद भी तेलंगाना के बाहर रिजल्ट 0 सन्नाटा ही नजर आया। यानी हैदराबाद को छोड़कर हर जगह पतंग तो कटी ही, ओवैसी की पतंग का मांझा किसी और की डोर को भी काट न सका। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।